अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर बड़ी खबर है और यह हमला बहरीन में हुआ जहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एक बार फिर से अमेरिकी बेस को हिट किया। बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। खबर बहरीन में ईरान के ताबड़तोड़ वार को लेकर है जहां पैट्रियट सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया और बहरीन की राजधानी मनामा में एयर रेड अलर्ट। अब ईरान के इस्फहान पर भीषण बमबारी की एक और तस्वीर सामने आई जहां अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया। एक बड़े वेपन डिपो पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले को लेकर यह दावा और हमले की बाद कैसे लगी भीषण आग, ये देखिए तस्वीर। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसी टेरेन का लगातार एक्सपर्ट जिक्र करते हैं कि ईरान का वो पहाड़ी इलाका जहां पूरी तरीके से सब कुछ अंडरग्राउंड है और ऐसे में इन्हीं अंडरग्राउंड बेस पर बंकर बस्टर के जरिए अमेरिका बड़े हमले का दावा कर रहा है। और ये इस्फहान में भीषण बमबारी की एक और तस्वीर जहां वेपन डिपो पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया। अब ईरान युद्ध पर नेटो देशों में टकराव बढ़ चुका है। आज की एक और सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में तनातनी और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से अब फ्रांस और इटली कैसे भड़क गए हैं। ब्रिटेन जर्मनी भी ट्रंप से खफा है। तो ईरान युद्ध में अमेरिका वर्सेस यूरोप, ये एक बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों के बीच फ्रांस और इटली का ये रुख है क्या, और फ्रांस और इटली के साथ साथ ब्रिटेन के इस रुख से डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी क्या और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका फर्स्ट कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप वहीं अब यूरोप फर्स्ट कह रहा है। यह सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरोप जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के हालात को लेते हुए पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, अब यूरोप अपने हितों को लेकर बड़े फैसले लेना चाहता है और यही डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का एक सबसे बड़ा कारण भी। लेकिन फिलहाल जल्द एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब अमेरिका के इसी रुख को देखते हुए यूरोप के देशों ने साफ कह दिया है नो मींस नो। फ्रांस ने कह दिया नो। अमेरिका को ये नो क्यों? क्योंकि फ्रांस की डिफेंसिव सपोर्ट की पॉलिसी है, हमलावर होने पर जंग से दूरी और यूएस विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। जबकि इटली ने भी साफ कह दिया नो। अमेरिका को क्यों नो कहा? अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया, नियमों के आधार पर जंग से दूरी की बात कही और यूएस को एयरबेस देने से इनकार इटली ने भी कर दिया। जबकि ब्रिटेन का रुख जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून और डिप्लोमेसी पर जोर देने की बात वो कहता रहा है, पूर्ण युद्ध में शामिल ना होने का फैसला ब्रिटेन ले चुका है। इसी फहरिस्त में एक और नाम आता है और वो है पोलैंड का। पोलैंड ने भी साफ ना कह दिया। क्यों? नेटो से सलाह ना लेने पर वो ट्रंप से नाराज हैं। सैन्य उपकरण भेजने से भी इनकार है। अब स्पेन ने भी साफ रुख सामने रख दिया है, नियमों के आधार पर सबसे मुखर विरोध जताया है और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं दी। यूएस विमानों के लिए एयर स्पेस बंद। साथ ही जर्मनी और ईरान युद्ध का कड़ा विरोध जर्मनी कर चुका है, यूएस को सीमित समर्थन दिया है और जंग में साथ देने से भी इनकार कर चुका है। एक और नाम इस फेरिस्त में और वो है हंगरी का। सैन्य भागीदारी से इनकार कर चुका है हंगरी, सैन्य सहायता भी रोक चुका है। जबकि स्लोवाकिया, ये हमारा युद्ध नहीं है, ईरान जंग से दूरी बनाए रखी और हथियार देने से भी कर दिया इनकार। अब संजय सोई सर, एक्सपर्ट जिस तरीके से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी रुख को लेकर करूं सवाल। उससे पहले मनीष के पास में जाना चाहूंगी, तेल अवीव से। मनीष, इस वक्त के हालात को देखते हुए क्विक अपडेट, क्योंकि इस हालात के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को सीधा यूरोप के देशों ने कह दिया है नो मींस नो। बिल्कुल सुरभि, तो तेल अवीव में अभी से कुछ देर पहले ही ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमले किए गए थे, जिसकी वजह से लगभग तेल अवीव में मैं समेत मुझे लगता है लाखों लोग अपने घरों से निकलकर बंकर में काफ़ी देर तक रहे। और उसके बाद से फिर अभी इसी बात की आशंका है कि दोबारा कभी भी अटैक हो सकता है। 51वां राउंड अब तक अटैक हो चुके हैं ईरान की तरफ से। लेकिन देखिए, 2 महीने की जंग के बाद भी आज
दुनिया का अधिकांश हिस्सा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जंग ही आखिरी विकल्प था, यानी कि जब बातचीत हो रही थी तो इस जंग को टाला जा सकता था। इसलिए जब आप नाटो देशों के एक के बाद एक नाम गिना रही हैं तो ये सभी वो देश हैं जिनका मानना था कि इस जंग को रोका जा सकता था, इस जंग की ज़रूरत नहीं थी। और अगर ईरान ने पहला हमला किया होता तो शायद आज परिस्थिति अलग होती। आज शायद आर्टिकल 5 का इन्वोक करके अमेरिका नाटो के सभी देशों को अपने साथ आने के लिए विवश कर सकता था, लेकिन चूंकि इस जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुई थी और जब बातचीत हो रही थी उसके बीच में अचानक से ये जंग की शुरुआत हुई थी, तो 2 महीने के बाद भी दुनिया के अधिकांश हिस्से में सबको लगता है कि ये जंग अमेरिका ने शुरू की थी और ये अमेरिका की जंग है और इसका परिणाम अमेरिका को ही भुगतना चाहिए। बड़ी बात आपने यहां पर कही है। सोई सर, अब आपके पास इसी सवाल के साथ आ रही हूं, क्या अमेरिका ने यह कह दिया है, अमेरिका को यूरोप ने यह कह दिया है कि आप हमें जरूरत का हथियार मानने लगे हैं और अपने सहयोगियों के साथ ऐसा कोई नहीं करता है, इसीलिए अगर आप अमेरिका फर्स्ट सोचते हैं तो हम भी यूरोप फर्स्ट सोचेंगे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब आप किसी का साथ चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर आप जब तक भरोसा ना हो एक दूसरे के ऊपर तब तक आप नहीं कर सकते। नेटो ने ये पिछले जब से मिस्टर ट्रंप आए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर, तब से देखा कि अमेरिका का व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो कह रहे हैं आप अपना बजट बढ़ाइए, हम और नहीं करेंगे। बीच बीच में कभी ग्रीनलैंड के ऊपर खतरा बना रहे हैं, कहीं कभी उनके नेताओं को ह्यूमिलेट कर रहे हैं पब्लिकली। अगर आप उनके नेताओं को, देश के नेता को आप पब्लिकली ह्यूमिलेट करते हैं एज ए लीडर, एक जैसे लीडरशिप के लिए आर्मी में सिखाया जाता है कि किसी को आपने डांटना है तो शांति से डांटिए, प्राइवेसी में डांटिए, तारीफ करनी तो पब्लिकली करिए। आप सोचिए उन नेताओं का देश, अपने देश में भी कुछ सम्मान है, आज वो इलेक्टेड लीडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर एक भरोसा खत्म हो चुका है अमेरिका के ऊपर कि ये अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं। जब चाहे टैरिफ लगा देते हैं, जब चाहे टैरिफ हटा देते हैं, जिस देश पर कब्जा करना है कर सकते हैं, जिस देश पर नहीं कर। अब देखिए, ब्रिटेन जैसा देश जो एक समय में अमेरिका कुछ भी करता सबसे पहले साथ खड़ा होता था, यूरोप वाले बाद में आता, तो उसको ये कहा जाता था कि आप अमेरिका के 91 प्रदेश हैं, 51 स्टेट हैं, आज वो सबसे खिलाफ हुआ पड़ा है। जो देश हैं, बड़े बड़े देश, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, जिस देश का आप नाम लीजिए, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, अमेरिका की जनता को सोचना पड़ेगा कि जिस गठबंधन के साथ आप खड़े थे और वो आज आपके साथ नहीं खड़ा है, तो क्यों नहीं खड़ा है, कारण क्या है? इस चीज़ के ऊपर उनको अंदर से विश्लेषण करना पड़ेगा। साथ साथ में मध्य पूर्व के देश भी आज उनका विश्वास खत्म होता जा रहा है। सर, यूरोप क्या अब अमेरिका को अपने सबसे बड़ा सुरक्षा साथी नहीं मानता, बल्कि खुद अपने लिए अब एक खतरा मानने लगा है? इसी को लेकर आगे आपसे सवाल करूं, उससे पहले कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बहरीन में ईरान के मिसाइलों से वार की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां अमेरिका ने मिसाइलों को हवा में रोकने का दावा भी किया। अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और लगातार हो रहे हमलों के बीच ये तस्वीरें बहरीन से सामने आ रही हैं, जहां ईरान का मिसाइल वार जारी है और एक बार फिर से अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम ने इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया है। अब इरबिल में इजराइल और अमेरिका पर हमले की तस्वीर, PJAK और कोमाला के मुख्यालयों पर यह अटैक है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठा, ये देखिए तस्वीर। अब ईरान के गराज में भी हवाई हमला हुआ। बमबारी से गराज में पुल कैसे टूट गया, उसकी तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। तेहरान से जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया। ईरान की शान, ऐतिहासिक शान माना जाता है ये पुल, जहां अब कराज में ही हवाई हमले में कैसे बमबारी से इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया, उसकी अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। तेहरान से जोड़ने वाला यह पुल जिसे ध्वस्त किया गया, एक और वीडियो इसका दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ब्रिज पर बमबारी की। इस धमाके में ब्रिज को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचा। जिस B1 ब्रिज को इस हमले में निशाना बनाया गया है, ईरान के लिए सिर्फ एक रास्ता भर नहीं था, ये पश्चिम एशिया के सबसे आधुनिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से ये एक रहा है, जिसे पूरी तरह से ईरानी टेक्निक की मदद से तो तैयार किया गया था। और यही वजह है कि अब इस हमले में ईरान के एक और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है। हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। नया वीडियो है यूएस इजराइल के हमलों से B1 पुल कैसे ध्वस्त हुआ। इन हमलों के बाद धुएं का गुबार नजर आया। यानी साफ है कि किस तरीके से अब इन हमलों में ईरान के ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट हो या उसकी ऐतिहासिक धरोहर ही कहें, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का जो एक गौरव ईरान का बना रहा है, ये पुल B1 ब्रिज, उस पर हमले को अंजाम दिया गया है।
और 3 तस्वीरें भी एक साथ आपको हम दिखा रहे हैं जहां यूएस इजराइल के हमलों से B1 पुल कैसे ध्वस्त हुआ। पहाड़ी के बीचों बीच महत्वपूर्ण रास्ता, तेहरान से जोड़ने वाला वो रास्ता, जिसे जोरदार धमाके के बाद ध्वस्त कर दिया गया। तबाही के मंजर की एक और तस्वीर, B1 ब्रिज पर हमले में 8 लोगों की मौत को लेकर भी खबर है। यूएस इजराइल की बमबारी में 95 लोग घायल भी हुए। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। हालांकि जिस तरीके से इस पुल को ध्वस्त किया गया है, ईरान भी जवाबी तैयारी कर चुका है और ईरान की तरफ से भी आपको बता दें बाकायदा एक फेहरिस्त बनाई जा चुकी है जिसमें वो ये साफ कर चुका है कि कैसे वो भी इंपॉर्टेंट और हाई वैल्यू टारगेट्स हिट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान भी। आज की एक और बड़ी खबर, ताकत से हॉर्मूज खोलना हमारा विकल्प नहीं है और ईरान के समन्वय से हॉर्मूज खोलना चाहिए। सैन्य अभियान से हॉर्मूज खोलने में वक्त लगेगा, रातों रात हॉर्मूज को बंद या खोला नहीं जा सकता है। तो अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, मैक्रो ने क्या कहा, जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ट्रंप का बयान अच्छा नहीं था। ट्रंप को गंभीर होना चाहिए। अपनी बात से अगले दिन पलट जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप को हर रोज बोलना ही नहीं चाहिए। ट्रंप को स्थिति को शांत करना चाहिए। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर भी फ्रांस की तरफ से कहा गया, हॉर्मूज स्ट्रेट को ताकत के बल पर खोलना विकल्प नहीं है। ताकत के बल पर हॉर्मूज खोलना वास्तविकता से भी परे है। संजय भारद्वाज सर, प्लीज आपसे इसको लेकर मैं कॉमेंट जरूर चाहूंगी, सवाल करूंगी, क्योंकि हॉर्मूज में सैन्य अभियान में असीमित समय लगेगा और ईरान के साथ समन्वय बनाकर हॉर्मूज खोलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हॉर्मूज रातों रात खोल दिया जाए और ये तो एक क्लियर मैसेजिंग दी जा चुकी है संजय भारद्वाज सर, इस रुख को सामने रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात साफ है कि ईरान के पास अगर जो कोई तुरप का इक्का है और कोई एक बार्गेनिंग चिप है तो वो बिल्कुल हॉर्मूज स्ट्रेट है। और जब तक उनको एश्योरेंस नहीं होगा कि सीज फायर नहीं होगा और जब तक गारंटी नहीं मिलेगी कि किसी भी तरीके से ईरान पर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल है, जिस तरीके से अमेरिका उसको तहस नहस करना चाहता है, जब तक वो नहीं रोकेगा और जब तक उसको पूरा गारंटी नहीं मिलेगा, चाहे वो यूरोपियन वर्ल्ड से मिले या कहीं से भी मिले, तब तक हॉर्मूज वाला एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। अब इसमें सवाल ये है कि कितना फोर्स के माध्यम से अमेरिका उसको खाली करा पाएगा, कितना अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो ईरान के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि पूरा जो दबाव बन रहा है वो अमेरिका पे बन रहा है कि आप युद्ध बंद कीजिए, ना कि ईरान पे बन रहा है कि आप हॉर्मूज स्ट्रेट को खोल दीजिए। और जहां सेलेक्टिव स्टैंड ईरान को लेना पड़ रहा है कि कुछ वेसल्स को निकालना है, कुछ ऑयल टैंकर्स को निकालना है, तो निश्चित रूप से ईरान वहां पे अपना एडवांटेज लेके उनको ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो बेसिकली लेकिन क्या यूरोप ये सिग्नल दे रहा है कि वो अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ने को तैयार है, या युद्ध के इस दौर में सिर्फ अमेरिका से बचने की वो कोशिश कर रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि यूरोप किस माध्यम से फोर्स को एंडोर्स नहीं कर रहा। सबने नो कह दिया, चाहे वो कोई भी छोटा यूरोपियन देश है या बड़ा यूरोपियन देश है। देखिए, मैं एक पक्ष यहाँ पे सुरभि जी जोड़ना चाहूँगा कि यूरोप ईरान अमेरिका से जब यूक्रेन रशिया नेगोशिएशन चल रहा था तब से नाराज है। फिर उसके बाद ग्रीनलैंड का इशू आया, अब ये तीसरा, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर पूरे युद्ध का चल रहा है, दोनों तीनों का, तो यूरोप पे चल रहा है। पूरा आप एनर्जी सप्लाई खत्म हो गया, रशिया से एनर्जी सप्लाई खत्म हो गया, रशिया से सीधा एक थ्रेट का आप गेटवे ओपन करना चाह रहे हैं यूक्रेन में रशिया को बढ़त देके। तो यूरोप बिल्कुल एकदम खपा है। आर्थिक तौर पर वेपनाइज करने की कोशिश करता है, उसको लेकर भी यूरोप का कड़ा रुख कई बार सामने आ चुका है। हालांकि इसको लेकर आगे सवाल करें उससे पहले तस्वीर दिखाते हैं तेहरान में यूएस इजराइल की भीषण बमबारी की, जहां तेहरान के कई इलाकों में धमाकों की ये लेटेस्ट तस्वीर सामने आई। दावा यह कि आईआरजीसी के चेक पोस्ट पर इस हमले को अंजाम दिया गया। देर रात की वो तस्वीर जरूर है, पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाके के बिल्कुल बीचों बीच आईआरजीसी के इस चेक पोस्ट को कैसे निशाना बनाया गया, जरा गौर से इस तस्वीर को देखें। वहीं युद्ध के बीच ईरान भी बड़े दावे कर रहा है। अमेरिका फाइटर जेट को मार गिराने का यह दावा किया है और ईरानी सेना ने इसका बकायदा वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया कि कैसे उसके निशाने पर अमेरिकी फाइटर जेट है। अब सेंट्रल इजराइल, ईरान का मिसाइल अटैक, जहां ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड से यह हमला किया और हमले की वजह से सेंट्रल इजराइल में तबाही मची, रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब सेंट्रल इजराइल में तबाही की एक और तस्वीर देखिए। क्लस्टर वॉरहेड से रिहायशी इलाकों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच ये एक और लेटेस्ट हमले के बाद आई वो तस्वीर है जहां रामत गन इलाके में कई इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचा, देखिए।
यानी ईरान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। अब अगली रिपोर्ट भी जरा गौर से सुनिए, क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप की चिंता को लेकर यह खबर जरूरी है। ईरान की 50% मिसाइल क्षमता बाकी है। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस अभी भी सुरक्षित और ईरान में मिसाइलों का प्रोडक्शन भी जारी है। तो फिलहाल अंडरग्राउंड मिसाइल बेस अभी भी सुरक्षित हैं और ये एक बड़ी चुनौती एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अमेरिका के लिए बने हुए हैं, जहां ईरान की मिसाइल सिटी हो या तमाम अंडरग्राउंड बेस जहां पर उसके कारखाने, उसकी फैक्ट्रीज, वेपन डिपो, सैन्य हथियार या ड्रोन फैक्ट्रीज मौजूद है, वहां तक पहुंचना अमेरिका के लिए अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप के कल के संबोधन के बाद ईरान का भी यह जवाब आया था कि अभी तो आप कुछ भी नष्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप हमारे सीक्रेट ठिकानों तक नहीं पहुंच पाए। फिलहाल ईरान की इसी मिसाइल शक्ति को डिकोड करते हुए एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां बता दें 150 मिसाइलें हर महीने बनाने की क्षमता को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया। जंग से पहले हर महीने 300 मिसाइल बनाते थे और अंडरग्राउंड मिसाइल बेस अभी भी सुरक्षित है। हालांकि मिसाइल उत्पादन हो या अपग्रेडेशन हो रहा है, अभी भी ये जारी है। मिसाइलों के लिए रॉ मटेरियल्स की कमी है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है कि ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। ईरान के पास मिसाइल बनाने की ताकत भी मौजूद है और आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी एक्टिव हैं। ईरान की हजारों मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, और ये ईरान जिस तरीके से धमकी दे रहा है उसको लेकर भी एक खबर है। ईरान में जो बचा है उसे खत्म कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान में बिजली प्लांट पर हमले करेंगे और नई सत्ता जानती है उसे क्या करना है। अभी ईरान पर बड़ा हमला बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, और इसी बयान के आधार पर ईरान को मिल रही है एक और चेतावनी, जहां ये हम देख रहे हैं मनीष पिछले कई दिनों में कि किस तरीके से आईआरजीसी या ईरान की तरफ से बकायदा वीडियोस जारी करते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप भी वो इरादे साफ कर चुके हैं। मनीष, मैं इसलिए कोट एंड कोट कर रही हूं क्योंकि आने वाले हफ्तों में बड़े हमले की बात कल डोनाल्ड ट्रंप ने कही और ईरान में जो बचा है उसे भी खत्म कर देंगे। ये एक और डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जहां बिजली प्लांट पर हमले करने की बात और बिजली प्लांट और ब्रिज पर जैसे हमला हुआ मनीष, उसके बाद एक बार फिर से न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले की चेतावनी। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे पहले तो यह है कि ट्रंप कह रहे थे कि हमने 90% ईरान के एयरफोर्स और नेवी को तबाह कर दिया, लेकिन अब अमेरिकी इंटेलिजेंस खुद ये बात मान रही है कि ईरान के पास अभी आधे से अधिक मिसाइल बचे हुए हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है और वो ग्राउंड पर रहकर मुझे महसूस भी हो रहा है। रोजाना ईरान की तरफ से 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है और वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे साफ है कि उनके पास मिसाइलों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है, उनकी स्ट्रेंथ बरकरार है। अब दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप उस दबाव में ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, तो अब क्या है कि अब वो पुल को गिराने जा रहे हैं, अब वो इन एनर्जी पावर प्लांट को गिराने जाएंगे। लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया कि अगर आप हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करोगे तो हम भी बदला लेंगे और फिर ईरान की तरफ से लगातार हमले बढ़ेंगे। मेरी चिंता क्या है? मेरी चिंता यह है कि अगर ईरान के पास आधे से अधिक मिसाइल आज भी बरकरार हैं और अभी तक इजराइल और अमेरिकी एयर डिफेंस के जो मिसाइल थे वो बहुत तेजी से घट रहे हैं, तो वैसी स्थिति में एक बार जब इनके एयर डिफेंस के मिसाइल खत्म हो जाएंगे, जो अब बहुत जल्दी होने वाले हैं, और तब ईरान के जो बाकी मिसाइल बचेंगे उनको फिर कौन रोकेगा? और उस वक्त अगर वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में अरब देशों में हमला करेंगे तो फिर यूएई का, सऊदी का, कतर का, बहरीन का क्या होगा? वो तो खत्म ही हो जाएंगे। और जो तीसरी बात है कि ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा। जब वो कहते हैं कि ईरान की तबाही हमने शुरू भी नहीं की है, तो बात यह है कि अभी तो तबाही अभी होनी बाकी है और वो तबाही कहीं भी हो सकती है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ये नंबर का गेम है। अगर ईरान के पास नंबर ऑफ मिसाइल ज़्यादा है और इजराइल और अमेरिका के पास नंबर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम कम है, तो वैसी स्थिति में फिर मिसाइलें ओवर पावर करेगी और तब असली तबाही दिखनी शुरू होगी। तो तबाही केवल ईरान में नहीं, तबाही इजराइल में, तबाही अरब मुल्कों में भी होने वाली है। और जंग के दूसरे महीने में अगर ये हो रहा है तो समझिए कि फिर कितना अधिक विध्वंस होने वाला है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है उसकी लेटेस्ट तस्वीरें मनीष तेल अवीव से जो सामने आई हैं, उसी का एक क्विक अपडेट, क्योंकि इजराइल के तेल अवीव में हमले को लेकर ईरान ने कैसे बैलिस्टिक मिसाइल दागी है उसकी तस्वीर है। मिसाइल हमलों से तेल अवीव एक बार फिर से दहल गया, जहां बड़ी बड़ी इमारतों के बीच आकर कैसे मिसाइल अटैक हो रहे हैं उसकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। रिहायशी इलाके इसकी चपेट में है। ये तेल अवीव में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं ईरान के प्रॉक्सीज भी एक्टिव हैं। हुथी ने भी तेल अवीव पर भीषण हमले को अंजाम दिया। सेंट्रल इजराइल में यह मिसाइल अटैक हुआ और रिहायशी इलाके में आकर यह मिसाइल गिरी।
इजरायल में ईरानी मिसाइलों से मची तबाही की एक और तस्वीर, कई सरकारी इमारतों को भी टारगेट किया गया। तो देखिए लगातार तेल अवीव पर हो रहे हमलों के बीच रिहायशी इलाकों में कैसे मिसाइल आकर गिरी, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया और तेल अवीव में अब हुती की तरफ से भी हमले शुरू हो चुके हैं। जहां अभी तक हिजबुल्लाह कैसे इजरायल पर वार कर रहा था, लेकिन अब हुती भी पूरी तरीके से एक्टिव है, यानी ईरान और उसके प्रॉक्सीज सीधे इजरायल पर लगातार वार कर रहे हैं। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान का हमला, एक और बड़ी खबर है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के 91वें चरण के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। आईआरजीसी दावा कर रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से वार हुआ। अमेरिकी जेट्स के सीक्रेट बेस पर भी हमले का दावा किया गया। तो बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार फाइटर जेट्स पर अटैक, और ये आईआरजीसी की तरफ से किया जा रहा वो दावा है जिसको लेकर आगे तिवारी सर आपसे भी सवाल करूंगी, क्योंकि ईरान लगातार अपनी इसी क्षमता के बलबूते अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर वार कर चुका है, अमेरिकी बेस को अलग अलग जगहों पर हिट कर चुका है। लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए अमेरिका की ये तैयारी को लेकर पिछले कई दिनों से दावे किए गए। ऐसे में आज की एक बड़ी खबर है यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान के वार को लेकर। सर आपसे सवाल करूं उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक ग्रुप पर आईआरजीसी ने हमले का दावा किया है। 4 पावरफुल 380 क्रूज मिसाइलों से ये वार, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर गदर मिसाइल से अटैक और अमेरिकी लड़ाकू विमानों के सीक्रेट बेस पर हमला। निमित्ज क्लास का परमाणु संचालित युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और तिवारी सर इसी पर अटैक का एक बार फिर से आईआरजीसी की तरफ से दावा। सुरभि, अब्राहम को तो कुछ लेवल तक तो हिट कर दिया था करीब 2 हफ्ते पहले, जिसके बाद अमेरिका ने इस अब्राहम को यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर ले गया और वहाँ से कोई भी जहाज एयरबोर्न नहीं हो रहे। पहले दिन जब अटैक हुआ था इनके 80 एयरक्राफ्ट अब्राहम से एयरबोर्न हुए थे, तो ये इंडिकेशन क्लियर था कि कुछ डैमेज अवश्य हो चुका है। अब हो सकता है कि इसके बाद 2-3 और हिट किया है ताकि इसको बिल्कुल वापस जाना पड़े। इतना बड़ा जहाज इसको डुबाना आसान नहीं है, बट नॉन ऑपरेशनल करना आसान है, और इसमें आईआरजीसी मेरे ख्याल से सफल हो चुकी है। अब जिस तरीके से अटैक है, इनका दूसरा जो था जिसमें आग लगी थी यार्ड में, उसको भी अभी रिपेयर करने के लिए बागी भेज दिया था। अभी मैसेज दे रहे हैं कि हम ग्राउंड सपोर्ट के लिए तीसरा लेके आ रहे हैं। अब ये लेके आएंगे। देखिए, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा टारगेट होता है, कितना भी इनके साथ फ्रिगेट चलें, कितनी भी मिसाइल लोडेड है, लेकिन एक ईरान के पास एक इनहेरेंट शक्ति है, फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स, जिन्होंने 2003 के बाद से इराक की सिचुएशन ऐसी हुई थी, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए मिसाइल और फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स को बना के मजबूत किया था ताकि हम वॉर हारेंगे नहीं। ये अब नंबर में बहुत ज़्यादा है, अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनसे इनको डैमेज करना बहुत आसान है ईरान के लिए। यही एक शक्ति है जाती होर्मुज के पास पहुँचने में ट्रंप की आर्मी, ट्रंप की एयरफोर्स, ट्रंप की नेवी आगे बढ़ने में आगे नहीं बढ़ पा रही है। यही रीजन है कि कई आर्मी के जनरलों को अभी पिछले 2-3 दिन में हटाया गया है। इनकी जो मनोबल है, इनके जवानों का, अफसरों का जो मनोबल है बहुत नीचे हो चुका है। इनके जो पायलट्स थे, जो बेसिस पे वो भाग के चले गए हैं जब से मिसाइल गिरने लगी है, बिकॉज उनको ये पता है कि हमें वॉर किस लिए लड़ना है, हम एक पागल के लिए वॉर क्यों लड़े, जबकि ये उल्टा है ईरान में। ईरान अपनी सिविलाइजेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए जवान लड़े, तो हाईली मोटिवेटेड है। सुरभि, खाली मशीन मैटर नहीं करती, मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पोर्टेंट। जब मैन बिहाइंड मशीन जो लड़ रहा होता है उसका अगर मनोबल कम है तो आगे लड़ नहीं पाएगा। ये अमेरिका ने तो दावा किया कि टॉप लीडरशिप को खत्म करके ईरान के मनोबल को हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, लेकिन आज युद्ध का 35वां दिन है सर, जब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान अपनी क्षमता के तहत लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये इरबिल में भीषण तबाही की तस्वीर सामने आई है, जहां ईरान ने एक बार फिर से इरबिल को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया। मिसाइल हमलों से कैसे इरबिल दहला, उसकी लेटेस्ट तस्वीर। इरबिल में ईरान के मिसाइल स्ट्राइक की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल देर रात की वो तस्वीर जहां देखिए कैसे पूरा इलाका दहल उठा, और अब अमेरिकी बेस के बाद कंसुलेट पर हमले को लेकर भी दावा किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि हमले को नाकाम कर दिया। अब ईरान ने हमलों से दहला दिया है पेटाटिक्वा में ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। पेटाटिक्वा में इमारतें कैसे तबाह हुई उसकी तस्वीर देखिए, शहर की सड़क को कैसे नुकसान पहुंचा, सब कुछ तहस नहस हो चुका है।
अब ईरान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका है। एक और बड़ी खबर है जहां आसमान में अमेरिकी विमानों की रिफ्यूलिंग को लेकर खबर। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर और KC-46 पेगासस की रिफ्यूलिंग। अमेरिका वायुसेना के निशाने पर ईरान सेना के बेस। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये तस्वीरें जारी की हैं। वहीं बड़ी खबर है, दोबारा जंग में शामिल होने के लिए तैयार है USS जेराल्ड फोर्ड और क्रोएशिया से USS जेराल्ड फोर्ड मिडिल ईस्ट के लिए रवाना। रिपेयरिंग के लिए क्रोएशिया गया था USS जेराल्ड फोर्ड और वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया, यही अगली इंफॉर्मेशन। तो जंग में फिर शामिल होगा USS जेराल्ड फोर्ड और क्रोएशिया से USS जेराल्ड फोर्ड ईरान के लिए रवाना हुआ है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल होगा USS जेराल्ड फोर्ड और 5 दिन की क्रोएशिया विजिट के बाद ये युद्धपोत लौटा है। सोई सर, आपसे सवाल करना चाहूंगी इसको लेकर। खबर ये है कि रिपेयरिंग के बाद रिपेयरिंग के लिए क्रोएशिया गया था USS जेराल्ड फोर्ड और USS जेराल्ड फोर्ड में आग के बाद ही रिपेयरिंग की जा रही थी और ईरान ने USS जेराल्ड फोर्ड पर हमला किया था। दुनिया का ये सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है USS जेराल्ड फोर्ड। और सोई सर, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैं आपसे यही सवाल कर रही थी कि क्या बाकायदा एक मैपिंग हो चुकी है कि कैसे सटीक और असरदार हमलों को ईरान अंजाम दे रहा है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इसमें दोनों बातें कि कुछ इनकी अपनी सैटेलाइट्स भी हैं, तकरीबन 30 के लगभग अपनी सैटेलाइट्स हैं। साथ साथ जिस प्रकार से इंटेलिजेंस खबर आ रही है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से पता लग रहा है कि रशिया भी इनको प्रोवाइड कर रहा है जो कोऑर्डिनेट्स शिप्स के जगह के जहाँ जहाँ पे इनके टारगेट्स हैं, मिसाइल बेसिस हैं, अमेरिका की बेसिस हैं, उन जगहों की इनको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, इसमें कोई मुझे हैरानी नहीं हो रही कि अगर रशिया दे रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा था रशिया के साथ युद्ध में, उनको हथियार दे रहे थे, उनको इंटेलिजेंस मिल रही थी, उनको हर तरह की मदद मिल रही थी, तो आज रशिया भी ईरान, उस समय ईरान रशिया के साथ खड़ा था, इन्होंने रशिया को ड्रोन सप्लाई किए थे। आज रशिया ईरान को मदद करे, खाली यही एक कारण नहीं है। इसके अलावा मध्य पूर्व में अगर एक देश बचा है रशिया का जो बहुत बड़ा सपोर्टर रहेगा, रशिया की बेस बनी रहेगी, वो ईरान है। ईरान, देखिए, सीरिया चला गया है, लीबिया एक समय में रशिया के साथ होते थे, सीरिया, इराक, इजिप्ट, लीबिया, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब सिर्फ एक ईरान बड़ी ताकत बचा है जो रशिया के साथ है और रशिया को इस समय में दुनिया में जाए 2 धड़ों में बंट चुका है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। तो ईरान जाने से रशिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कारण है कि वो चाहेंगे युद्ध जितना लंबा चले, अमेरिका को जितनी क्षति पहुँचे, तो इसमें वो हर तरह से मदद करें। मेरे ख्याल से अभी चाहे उनको जो ड्रोन और मिसाइल्स हैं, इनके बनाने के लिए भी शुरू में इन्होंने काफ़ी सामान इनको सप्लाई किया। जिस तरह की खबर है कि जनवरी में काफ़ी बड़ी मात्रा में दिया था। अभी जैसे आप सवाल कि कितना लंबा चलेगा, क्या इनको चाइना से और आता जा रहा है, क्या इनको रशिया से आता जा रहा है? बिल्कुल सर, एक्सपर्ट्स का यही मानना है, जो बात आपने भी कही कि एग्जैक्टली एक इंफॉर्मेशन जिस तरीके से ईरान को मिल रही है, उसी के बलबूते वो लगातार हमलों को अंजाम देने में भी, असरदार हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है। लेकिन इस बीच, इस हालात के बीच में भारद्वाज सर, एक सवाल आपसे उसको देखते हुए जहां ब्रिटेन के रुख और हमने बात की थी और ब्रिटेन की जो हालिया बैठक हुई, उसमें यह साफ हो गया कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण रही। एक और खबर है जहां G7 और GCC के काउंसिल के साथ ये बैठक को लेकर है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ होने वाली बैठक। क्या यहां पर मैंने आर्थिक वेपनाइजेशन सर शब्द इसलिए भी इस्तेमाल किया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख सामने आ रहा है, उसमें यह साफ हो जाता है कि किस तरीके से आर्थिक तौर पर सबको इस युद्ध की वजह से प्रभावित नजर आ रहा है। क्या इसी को देखते हुए एक ठोस रणनीति अमेरिका को अलग रखते हुए ये अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो साफ साफ है कि जो आर्थिक जो एक प्रेशर बन रहा है, खासकर जो यूरोप पे, एक तो जो ट्रंप का टैरिफ रिजीम आया, उसके बाद जिस तरीके से रशिया, यूक्रेन और अभी जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उससे एनर्जी के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसका सीधा सीधा यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि युद्ध थमे और एक डिप्लोमेटिक मीजर्स से, जिसमें ब्रिटेन लीड कर रहा है। आप देखिए, 28 कंट्रीज़ को इन्वाइट एक्सपेक्टेड थे और 48 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। यानी दुनिया परेशान हो चुकी है ट्रंप की इनकन्सिस्टेंसी की वजह से, ट्रंप की नीतियों की वजह से, और वो बेसिकली अपनी इकोनॉमी और अपने डॉलर को मजबूत करना चाह रहा है और बाकी जो दुनिया का परवाह नहीं करना चाह रहा है। एक तरीके से वो अपनी अमेरिकन सुपरमेसी को, लेकिन जिस तरीके का जवाब और रेस्पॉन्स मिल रहा है यूरोपियन कंट्रीज से, बाकी दुनिया से, ये अमेरिका के लिए एक लॉन्ग टर्म डैमेज है। और मुझे लगता है कि यूरोप अगर इस तरीके का रुख ट्रंप का रहा तो ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी एक तरीके से नाटो कंट्रीज अपना अलग स्टैंड रख
रखेगा। अमेरिका के बिना हालांकि नाटो बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि Right, जितने sir. आर्म्स और जितने एम्यूनिशंस हैं वो तो अमेरिका के पास में सपोर्ट वहीं से है, लेकिन पॉलिटिकल जो एक सपोर्ट मिलता है, जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट लिबरल ओपन इकोनॉमी को मिलता है, वो सपोर्ट अमेरिका खो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो ईरान है, ये बहुत बड़ा एक लेसन अमेरिका के लिए होगा कि इस तरीके की जो नीतियाँ, वन साइडेड नीतियाँ, एक यूनिपोलर जो स्टैंड, यूनिलेटरल जो स्टैंड लेता है अमेरिका, वो उसको मुझे क्योंकि लगता है ईरान कि ने भी भारी सर ये पड़ेगा। साफ कर दिया है कि उसके हमले अब सीमित नहीं रहे सिर्फ अमेरिकी बेस या अमेरिकी सेनेट ठिकाने नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी वो कैसे टारगेट कर रहा है, उसी को लेकर लगातार इरबिल से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि ईरान जिस तरीके से अमेरिकी बेस को अभी तक इरबिल में निशाना बना चुका है, एक और बड़ा दावा किया गया कि कैसे एक और बेस को ईरान ने हिट किया, और ये देखिए हमले की वो तस्वीर। आपको बता दें, ईरान की मिसाइलों से तेल अवीव को एक बार फिर से दहला दिया गया। रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां धमाके के बाद धुएं का गुबार। अब ईरान में ही यूएस के ऑपरेशन न्यूक्लियर को लेकर एक खबर है, जहां यूरेनियम को जब्त करना मुश्किल और यूरेनियम जब्त करने में हफ्तों लगेंगे। ईरान के पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है इस्फहान, नतांज, फोर्दो में एटमी साइट्स। हालांकि ये साफ हो चुका है, जहां रिपोर्ट्स अब ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका अब सीधे न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के साथ साथ यूरेनियम को जब्त करने की भी कोशिश करेगा। तो ईरान में ऑपरेशन न्यूक्लियर को लेकर यह खबर क्या है? हालांकि यूएस नाकाम क्यों, ये एक बड़ा सवाल। यूरेनियम जब्त करने के लिए कई हफ्ते लगेंगे, हाई रिस्क ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत है और 450 किलो यूरेनियम जब्त करना होगा। रेडियो एक्टिव और केमिकल खतरा भी है। अंडरग्राउंड एटमी साइट में यूरेनियम है और ईरान की यूरेनियम साइट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन उसके तहत इस्फहान, नतांज और फोर्दो। ऑपरेशन खतरनाक क्योंकि अस्थायी रनवे बनाना पड़ेगा, कार्गो विमानों की जरूरत होगी, भारी उपकरण मटेरियल जब्त होंगे और खुदाई मशीनों के साथ साथ एयरलिफ्ट भी होंगी। गोलाबारी के बीच ऑपरेशन होगा और हजारों सैनिकों को भेजना भी होगा। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, एक्सपर्ट्स तो साफ तौर पर यही कहते हैं ना कि इस टेरेन तक ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करना ही एक चुनौती है। ऐसे में अमेरिका तो दावा सीधे ये कर रहा है कि वो न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच जाएगा, जहां बंकर बस्टर के जरिए भी उसने कितने नुकसान पहुंचाया, ये भी एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। ऐसे में क्या ग्राउंड फोर्स के साथ आप इस टेरेन में, इन लोकेशंस तक, न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच पाएंगे? लगभग नामुमकिन सा ही ये दिखता है। देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर। हालत यह है कि 1 महीने की जंग के बाद उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि अभी ईरान के आधे से अधिक रिसोर्सेज बचे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। रोज़ाना आप तब जबकि 100% एयर सुपेरिटी है, अमेरिका और इजराइल के लगभग 200 फाइटर जेट रोज़ बमबारी कर रहे हैं, 15,000 से अधिक बम गिरा चुके हैं, और उसके बाद अगर सब कुछ बचा हुआ है तो फिर वैसे में ग्राउंड ऑपरेशन करना समझिए एक तरह से आत्मघाती कदम है। और जो दूसरी बात है कि अमेरिका के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है कि अमेरिका के जो आर्मी चीफ हैं उनको जंग के बीच में से हटा दिया गया है, जो कि आर्टिलरी के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, जिन्होंने इराक में, जिन्होंने अफगानिस्तान में काम किया था। तो वो समझते हैं कि ग्राउंड ट्रूप्स, ग्राउंड ऑपरेशन कैसा होता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे फेज में जब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन में जा रहा है और उस वक्त अगर जो आर्मी चीफ ग्राउंड ऑपरेशन का माहिर हो उसको हटा दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आर्मी चीफ कह रहे होंगे कि अभी नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा रूस यूक्रेन के युद्ध में बाखमुत की लड़ाई, आपको याद होगी। यूक्रेन के आर्मी चीफ थे जनरल वालुजनी, उन्होंने कहा था कि बाखमुत से हमें अपनी सेना को विड्रॉ करना चाहिए। जेलेंस्की नहीं माने, जिसकी कीमत हुई कि काफी संख्या में यूक्रेन के सैनिक मारे गए। तो मुझे लगता है कि अमेरिकी सेना में भी इसी तरह की कहीं कोई चर्चा हो रही थी और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो जवाब सीधा सा है कि बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, लगभग सुसाइडल स्टेप है ये। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ जुड़े, सेफ रहें। जल्द आगे भी आपसे हम एक अपडेट लेते रहेंगे, ग्राउंड रियलिटी जानते रहेंगे। साथ ही एक्सपर्ट्स जिन्होंने इन तमाम बड़ी खबरों पर इवैल्यूएशन किया और ये बताया कि आखिर किस तरीके से और किस रणनीति के तहत अमेरिका और ईरान इस युद्ध में अभी भी बने हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।